सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। ठीक है, यानी कि पेड़ न जाए। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। पाठ 9 प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। चलिए, बढ़ती जनसंख्या के कारण आज कटते वृक्षों, सिकुड़ते जंगलों और बिगड़ते पर्यावरण को देखकर समूचे विश्व द्वारा पर्यावरण की रक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जा रही है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है बेटा, जनसंख्या तो बढ़ रही है पर पेड़ों को नुकसान पहुंचा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। पर्यावरण की रक्षा में वृक्षों का सर्वाधिक योगदान है। वह विश्व के सभी देशों के द्वारा उनको काटने पर रोक लगाई जा रही है तथा वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है कि पेड़ और लगाओ। वृक्षों की रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व भी चिंता व्यक्त की जाती थी। पर्यावरण आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व भी पहले भी चिंता व्यक्त की जाती थी कि पेड़ काटे जा रहे हैं। तब भी लोग पर्यावरण में वृक्षों के महत्व को समझते थे। यही कारण था कि प्राचीन काल में भगवान जम्बेश्वर द्वारा भी लोगों को हरे भरे वृक्षों की रक्षा की मौलिक प्रेरणा दी गई। और उस समय जबकि पर्यावरण की समस्या इतनी भयंकर नहीं थी, आज तो बहुत है, कभी ध्वनि प्रदूषण है, कभी वायु प्रदूषण है, पर उस समय इतनी नहीं थी। लोगों को वृक्षों की रक्षा की प्रेरणा देना सचमुच अद्भुत था। मगर शायद तब भगवान को भी भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्या का आभास हो गया था कि अब ये समस्या आएगी। इसलिए उन्होंने यह प्रेरणा दी थी। वर्तमान में तो बिगड़ते पर्यावरण को देखते हुए यह प्रेरणा अत्यंत प्रासंगिक है ही। अब आज से लगभग 530 यानी कि 530 वर्ष पूर्व पहले सन 1485 में भगवान जम्बेश्वर द्वारा बिश्नोई समाज की स्थापना की। कब? 1485 में। उन्होंने लोगों को प्रकृति से जुड़े 29 सरल यानी कि 29 सरल नियमों का पालन की शिक्षा दी। सरल नियम बनाए कि कैसे हम पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं। इस नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई कहलाए। जो इस नियम का पालन करते थे वो बिश्नोई कहलाए। इन्हीं नियमों में वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों पर दया का एक मुख्य नियम था। इस नियम का पालन बिश्नोई ने सदैव ही इस तरह किया है जो आज उनकी आन बान शान तक की पहचान बन गई है। सब लोग उन्हें जानते हैं। बिश्नोई जाति का संपूर्ण इतिहास वृक्षों और वन जीवों की रक्षा के इन अनेक घटनाओं से भरा हुआ है। बिश्नोई जो जाति है उन्होंने क्या है, वृक्षों को काटने से बचाया है। चलिए आइए आप कैसे बचाया है। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए शहीद अमृता देवी बिश्नोई और 362 अन्य बिश्नोई द्वारा अपने सिर कटवा देने का प्रेरक विश्व के पर्यावरण रक्षा के इतिहास का अकेला उदाहरण। सबके क्या हुए, कटवा दिए गए गर्दन। इतिहास के अनुसार भादो सुदी दशम सन 1730 यानी कि 1730 ईस्वी की बात है। कब? 1730। जोधपुर के राजा अभय सिंह को अपना महल बनवाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। अब जोधपुर के जो राजा थे उनको जरूरत पड़ी कि भाई मुझे एक महल बनवाना है। अब महल बनवाने के लिए क्या है भाई, लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। राजा की सेना बहुमूल्य लकड़ी की प्राप्ति हेतु जोधपुर के पास के एक गांव खेजरी में वृक्ष काटने पहुंची। राजा की सेना पहुंची लकड़ी लेने के लिए। वह गांव बिश्नोइयों था। तो गांव जिस गांव पे गए थे ना लकड़ी काटने के लिए, वो बिश्नोइयों का गांव था। ठीक है, बिश्नोइयों का। वहां के लोगों ने सैनिकों द्वारा वृक्षों के काटे जाने का जमकर विरोध किया कि वृक्ष नहीं कटेंगे। उन्होंने सैकड़ों से स्पष्ट कहा कि हम वनों के रक्षक हैं, अतः हमारे रहते जंगल के वृक्ष नहीं कट सकते। जब तक ये जंगल के वृक्ष नहीं कटेंगे। तभी साहसी महिला अमृता देवी बिश्नोई सैनिकों द्वारा काटे जाते हुए एक पेड़ से लिपट गई। वो एक पेड़ से लिपट गई। ठीक है, सिर साटे पर रुक रहे तो भी सस्ता जान, सिर कट जाए पर वृक्ष बचा रहता है तो ये सौदा भी अच्छा है। भाई मेरी तो एक ही
मैं तो एक बार ही मरूंगी, पर वृक्ष बार बार मरेंगे और सबको बहुत हानि होगी। राजशाही के नक्शे में शूर सैनिकों ने वृक्ष से लिपटी अमृता देवी को ही कुल्हाड़ी से काट डाला। जो अमृता देवी थी, जो लड़की चिपकी हुई थी, उसको कुल्हाड़ी से क्या हुआ, काट दिया। अमृता देवी के इस बलिदान को देखकर सैकड़ों बिश्नोई नर नारी आगे आकर वृक्षों की रक्षा के लिए उनसे लिपट गए। जब उन्होंने देखा कि तो इस पे कुल्हाड़ी चला दी, तो और भी लोग आए और वो पेड़ से चिपक गए। वे सभी वृक्षों को काटने से बचाने के लिए अपना सिर कटवाने को तैयार थे। वृक्षों की रक्षा के लिए आत्म बलिदान के लिए तत्पर बिश्नोई नर नारी सिर साटे पर रुक रहे, सब बलिदान देने को तैयार थे, का नारा लगा रहे। राजशाही के नक्शे में चूर सेना कुल्हाड़ी आती रही। उसने एक एक करके 362 बिश्नोई नर नारियों को काट डाला। कितने 362 नर नारियों काट दिया उसने, क्योंकि वो पेड़ से चिपके हुए थे। परंतु संकल्प के दृढ़ से उन लोगों ने एक भी वृक्ष नहीं कटने दिया। जब राजा अभय सिंह को सैनिकों द्वारा की गई इस भीषण घटना का समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुए। लोगों को मारा जा रहा है। वे स्वयं खेजरी गांव आए और सेना द्वारा किए गए कृत्य के लिए वहां के लोगों से माफी मांगी। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? तामपात्र पर एक राजज्ञा जारी की गई। गांव में कोई वृक्ष नहीं कटेगा। वो भाई लोग तो मरे, पर तब तक फिर क्या हुआ, पेड़ नहीं कटे। अब उन्होंने कहा गांव में कोई वृक्ष नहीं कटेगा। यदि कोई वृक्ष कटेगा तो राजदंड का भागी हो जाएगा। इसी प्रकार हिरणों की रक्षा में शिकारियों से मुकाबला करते हुए अनेक बिश्नोई शहीद हो गए थे पेड़ों को बचाते बचाते। सन 1996 ईस्वी में अक्टूबर महीने में राजस्थान के चूरू जिला है, हिरणों की रक्षा करते शहीद हुए श्री निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने मरणोपरांत मरने के बाद शौर्य चक्र से सम्मानित किया। जब वो मर गए रक्षा करते करते हिरणों की, तो उन्हें सम्मानित किया गया। स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई देश के एकमात्र गैर सैनिक हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ, क्योंकि हर किसी को भी नहीं मिलता ये भाग्य। मूक हिरण भी अपने शिक्षकों को भली अच्छी तरह पहचानते थे। मूक जो हिरण थे वो भी अपने रक्षकों को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे, अच्छी तरह जानते थे। अतः वे बिश्नोइयों के आगे पीछे बकरियों की तरह घूमते फिरते रहते थे, आगे पीछे घूमते थे। स्मरण रहे कि यह हमें वृक्ष की जितनी जरूरत है, वृक्ष को हमारी उतनी ही जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि वृक्ष की जितनी जरूरत है, वृक्ष को हमारी उतनी जरूरत नहीं है। हमारे बिना वृक्ष आसानी से जीवित रह सकते हैं, पर हम वृक्ष के बिना नहीं रह सकते। किंतु हम वृक्ष के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमसे वृक्षों को नाइट्रोजन मिलती है, एक भोजन मिलता है, और पेड़ों से हमें, वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। इसका सबसे मुख्य कारण है कि हम जीवित रहने के लिए सांस के रूप में जिस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, मतलब कि लेते हैं, वह ऑक्सीजन हमें वृक्षों से प्राप्त होती है। वृक्ष क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं उसे ग्रहण करते हैं। जब वृक्ष ही न रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, कहाँ से प्राप्त होगी? पर्यावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति का एकमात्र स्रोत सिर्फ पेड़ पौधे हैं। इसलिए वातावरण में दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण से बचने और स्वस्थ रहने के लिए हमें वृक्षों की रक्षा करनी होगी तथा एकाधिक वृक्ष लगाने भी होंगे। हमें क्या होंगे? वृक्ष को बचाना भी चाहिए, और हर साल जैसे भी हो सके, महीने में, साल में एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह बात ठीक है कि जीवन में बिना लकड़ी के काम नहीं चल सकता, और उसके लिए हमें वृक्षों को काटना भी चाहिए, काटना ही पड़ेगा भी, लकड़ी तो चाहिए। किंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें एक वृक्ष को काटने से पहले 4 वृक्ष लगाने चाहिए। मतलब एक वृक्ष काट लो तो तुम 4 वृक्ष लगाओ, ताकि नुकसान ना हो। केवल वृक्ष लगाकर ही हम अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकते, उन वृक्षों की परवरिश भी करनी होगी, तभी हमारी बढ़ती
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकता है। जो पौधे हमने लगाए ना छोटे-छोटे से, उनकी भी हमें देख-रेख करनी होगी। यहाँ एक उपाय यह भी काम में लाया जाना चाहिए कि हम केवल सूखे और बहुत पुराने वृक्षों को ही अपने उपयोग के लिए काटें। जो पुराने बूढ़े हो जाते हैं ना, कि मतलब कि उनको काट दें हम। इसमें भी फलदार और पर्यावरण से सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नीम, पीपल आदि के वृक्षों को एक कीमत पर कटने से बचाना चाहिए। हर कीमत पे ये जो पौधे होते हैं ना, अच्छे होते हैं घर के लिए भी, इन्हें हमें बचाना चाहिए। इस प्रकार हम वृक्षों की रक्षा तथा अन्य वृक्षारोपण करके अपना उपकार स्वयं कर सकते हैं। हमारा यह कार्य वृक्ष रक्षा तथा जीव रक्षा का संकल्प धारण करने वाले शहीद हुए विष्णुइयों को भी सच्ची श्रद्धांजलि और हमारे वरदान सिद्ध होगा। हमारे लिए क्या होगा? वरदान सिद्ध होगा। अगर हम वृक्षों को बचाएंगे तो विष्णुइयों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। शहीद अमृता देवी एवं 362 शहीदों के बलिदान की स्मृति में भारत सरकार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देती है। क्या देती है? राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत तथा संस्था को शहीद अमृत देवी बिश्नोई पुरस्कार के रूप में 1 लाख नगद, कितना? 1 लाख नगद मिला था और प्रश्न पत्र प्राप्त किया गया। और कितने? 1 लाख रुपए। प्रशिष्ट पत्र के ये पुरस्कार वन संवर्धन, अन्य वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इनको प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और इसमें ये भी बताया गया है कि आप पेड़ खूब लगाएं। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। सही उत्तर पर टिक करते हैं। बिश्नोई समाज की स्थापना कब हुई थी? 1485 में। बिश्नोई समाज के नियम जुड़े हैं किससे? प्रकृति से। प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश भी अपने रक्षकों को अच्छी तरह जानते हैं, वृक्ष भी, यानी कि पेड़ भी, वृक्ष भी। तभी डैश पर एक राजज्ञा जारी हो गया। तभी तामपत्र पर एक राजज्ञा जारी हो गया। डैश में बिना लकड़ी के काम नहीं चल सकता जीवन में। लकड़ी को अब तो चाहिए ही चाहिए। शहीद हुए डैश को भी सच्ची श्रद्धांजलि दी गई बिश्नोइयों को भी सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। जब डैश नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? जब पेड़ या वृक्ष नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहीं से नहीं मिलेगी। चलिए बच्चों, करते हैं आगे, करते हैं सही कथन के सामने सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। वर्तमान समय में बिगड़ते पर्यावरण को देखते हुए दूसरी शिक्षा आवश्यक है। हाँ, आज से लगभग 530 वर्ष पूर्व सन 1490 ईस्वी में भगवान जिग्नेश्वर द्वारा बिश्नोई समाज की सफलता की गई। हाँ, खेजड़ी गांव में 362 बिश्नोई समाज के लोग शहीद हो गए। हाँ, राजा अभय सिंह को अपना महल बनवाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। हाँ, निहाल चंद को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न से नहीं किया था, तो ये गलत है। चलिए बच्चों, ये व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। ये व्याकरण है बच्चों, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। साथ में ये भी समझ में आया होगा कि हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, ना कि उसे काटना चाहिए। चलिए बच्चों, अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।